Hi everyone, good evening, good evening. My name is Ketul Patel and I welcome you each and every person for this wonderful event. अच्छा, इवेंट स्टार्ट करने से पहले आप मुझे फटाफट बता दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। आप सूरत से हो, आप अहमदाबाद से हो, आप कोई दूसरे सिटी से हो, आप मुंबई से हो, कहाँ से हो। आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपका आंसर लिख के रिवर्ट कर सकते हो। कमन, हम इवेंट को थोड़ा इंटरेक्टिव ही रखेंगे। जैसे कि क्या है कि अगर फिजिकल इवेंट होता तो आसपास में आपके लोग बैठे होते हैं, स्पीकर सामने होते हैं, लेकिन ये इवेंट ऑनलाइन है तो हम लोग थोड़ा इंटरेक्शन रखने के ट्राई करेंगे। और मैं स्पीकर्स जी से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी उतना ही इंटरेक्टिव इवेंट रखे जैसे मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। चलो, बढ़िया। सो आई एम गेटिंग अ क्वाइट अ फ्यू chats in my personal chat. So once again, welcome each and every person present over here. मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने सैटरडे इवनिंग में टाइम निकाला एक लर्निंग इवेंट के लिए। मोस्टली लोग सैटरडे इवेंट मतलब क्या होता है, छुट्टी उट्टी का थोड़ा माहौल रहता है और काफी लोग मेरे ख्याल से ऑफिस में भी होंगे, ऑफिस से भी ज्वाइन कर रहे होंगे। बट उसमें से टाइम निकाल के आपने ये इवेंट में ज्वाइन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू वंस अगेन। सो मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूंगा, एक दो लाइन बताऊंगा, फिर कंपनी के बारे में बता दूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट द इवेंट। ओके, सो माय नेम इज सी ए केतुल पटेल और आई रन अ कंपनी कॉल अकाउंटिंग बाबा। तो अकाउंटिंग बाबा क्या करता है? अकाउंटिंग बाबा दो चीजें करता है। नंबर वन, अकाउंटिंग बाबा का मेन काम रिक्रूटमेंट का है कि हम लोग अकाउंट्स और फाइनेंस में जितने भी लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर आप जूनियर अकाउंटेंट हो, आप सीनियर अकाउंटेंट हो, या फिर आप सीए हो, तो हम लोग का पूरे इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया में हम लोग दुबई में अभी काम कर रहे हैं। तो इतने रीजन के अंदर हम लोग हेल्प करते हैं आपको जॉब फाइंड करने के लिए। अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो accountingbar.com। वहाँ पे आप एरिया वाइज आपकी जॉब सर्च कर सकते हो और वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रेनिंग हम लोग इसके लिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि काफी सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर हमको जॉब चाहिए, सर हमको जॉब चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उनको जो कॉलेज में से निकला हुआ बच्चा होता है वर्सेस जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको टैली आना चाहिए, उनको जीएसटी आना चाहिए, उनको टीडीएस आना चाहिए, उनको एक्सेल वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है वो कॉलेज में नहीं सिखाते, सिखाते भी है तो प्रैक्टिकल नहीं आता। ठीक है। तो उसी गैप को फिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अकाउंट्स की एडवांस अकाउंटिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो मोटा मोटी काम हो गया। तो ये ट्रेनिंग्स ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। ठीक है। तो इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, या फिर गूगल पे आप जाओगे अकाउंटिंग में सर्च करके तो वहां पे भी आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। फाइन, वंडरफुल। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। आपको मैं तीन चार चीज़ें फटाफट बता दूंगा। तीन चार चीज़ें मैं फटाफट आपको बता दूंगा कि जिससे आप मैक्सिमम इस इवेंट का बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है। जो जो रेडी है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम रेडी। मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। जो जो रेडी है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम रेडी। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम रेडी। कितना आप इंटरेक्टिव बनोगे वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, स्पीकर सर को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, और सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। फाइन। तो दो तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर वन, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आप एक अच्छी सी क्वाइट प्लेस पे, अगर मैं प्रीफर करूंगा कि क्वाइट प्लेस पे बैठ जाइए। अगर आप घर पे हो तो थोड़ा आपके रूम के अंदर या फिर घर के ऐसे एरिया में बैठते हो जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ज्यादा ना हो। बिकॉज एक लिंक टूट गया तो फिर आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप ऑफिस में हो तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईयर प्लग्स खास करके हो तो ईयर प्लग्स पहन लो। तो क्या होगा कि आपको डिस्टर्बेंस कम होगा, या फिर आपका अटेंशन स्पैन जो होगा वो अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। है ना? तो ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पे लोग ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। और अगर ड्राइव कर रहे हो तो भी आप सुन सकते हो, आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन भी आप यूज कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से ज्वाइन होइए। क्योंकि फोन में क्या होता है कि फोन आता है तो शायद डिस्कनेक्ट हो गया, वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा तो बीच का मिस हो जाता है।
है ना। तो हो सकता है तो लैपटॉप से ही यूज करिए, ताकि क्या होगा कि एक आप अच्छी जगह पे बैठ के नोट भी ले पाओगे। तो नोट्स लोगे तभी जाके आपको पता लगेगा कि उसके बाद में अगर आपको रिवाइज करना हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नोट बना सकते हो। एक नोटपैड साथ साथ में रखिए, एक पेन साथ में रखिए, और जब भी सर अपना सेशन करेंगे और उसके दौरान में आपको कुछ सवाल आएंगे, ठीक है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, या फिर कुछ नया सीखोगे तो भी उसको नोट डाउन कर सकते हो। लास्ट चीज कि इवेंट जो है ये, इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। आप सबको हम ग्रुप में ऑलरेडी है ही, तो उसके अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग की लिंक शेयर कर देंगे। तो इनकेस अगर कोई मिस हो गया, या फिर आपका कोई फ्रेंड मिस हो गया, या फिर आप कुछ जल्दी, आप लेट नहीं, आप सॉरी आप जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाए, या फिर आप थोड़ा जल्दी निकल गए, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वहां से आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आपको ये इवेंट अच्छा लगता है, अगर आपको एक इवेंट अच्छा लगता है तो हमारी टीम के एंड से आपको एक गूगल रिव्यू की लिंक मिलेगी। तो प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इवेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वहां जाके आप 5 स्टार रेटिंग दे देना। बिकॉज क्या है कि हम इवेंट के लिए कुछ चार्ज तो नहीं कर रहे, नहीं तो स्पीकर सर भी कुछ चार्ज कर रहे हैं, वो अपना टाइम दे रहे हैं, हम लोग अपना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, और आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, जब लास्ट में हम लोग हमारे एंड से गूगल की लिंक शेयर करेंगे तो वहां पे 5 स्टार रेटिंग डाल देना, और अच्छी अच्छी बातें हमारे बारे में लिख देना। ठीक है, फाइन, वंडरफुल। सो इवेंट को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है जीएसटी के ऊपर। जीएसटी में क्या क्या नोटिफिकेशन आते हैं, वो आपको पता है कि जीएसटी में थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है। ठीक है, तो एज अ अकाउंटेंट या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कैसे अप टू डेट रहें। ठीक है, कि ये नई चीज आई है, लेकिन वो हमारे बिजनेस के अंदर हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें। हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, कैसे बिलिंग में चेंज होगा, या फिर कैसे एंट्री में चेंज होगा। तो वो सब डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यही एक प्रयास है हमारा अकाउंटिंग बाबा के द्वारा कि कैसे हम लोग ये जो नए नए अपडेट्स है जीएसटी के रिगार्डिंग वो आप तक पहुंचा सके। ठीक है, तो इसके लिए वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आप गूगल रेटिंग प्लीज दे दें। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द मेन पार्ट, द स्पीकर्स इंट्रोडक्शन एंड स्पीकर सेशन। तो आप सबको शायद काफी लोग, जो मिहिर सर का लास्ट सेशन हुआ था उसमें काफी लोग होंगे ही, और काफी सर को जानते ही होंगे। ठीक है, लेकिन मेरा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में मेरे एंड से दे देता हूँ। तो मेरे फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मिहिर सर। हम लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, और जब भी मैं मिहिर सर को रीच आउट करता हूँ कि सर हमको एक इवेंट करना है हमारी कम्युनिटी के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए। ठीक है, सीए के लिए तो काफी सारे इवेंट होते हैं, लेकिन हमको स्पेसिफिकली अकाउंट्स के लिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए इवेंट करना है। तो देर इज नॉट अ सिंगल केस, हमने शायद सर के साथ 3 4 इवेंट किए, काफी इवेंट के अंदर सर हम लोग को स्पीकर भी थे। तो काफी सारे इवेंट हमने साथ में भी किए हैं, काफी बार हमें मैंने भी अकाउंटिंग बाबा ने भी उनको इनवाइट किया है, और नॉट अ सिंगल टाइम उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई वो अवेलेबल नहीं है या फिर वो इवेंट नहीं कर सकते। तो फॉर दैट आई ओ हिम एंड आई थैंक हिम फॉर हिज वंडरफुल कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। तो मिहिर सर का जीएसटी में पहले से ही इंटरेस्ट रहा है। वो काफी जीएसटी के ऊपर इवेंट भी करते हैं, वेबिनार्स भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, काफी पब्लिक फोरम में भी उनको इनवाइट किया जाता है जीएसटी के टॉपिक के ऊपर। ट्विटर पे भी वो काफी एक्टिव है, जीएसटी के टॉपिक के आसपास वो काफी लिखते भी है। और सूरत में एक फर्म है एफिक प्रो कंसल्टिंग करके, उसमें वो पार्टनर भी है। और जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग से ही जीएसटी में उनका काफी डीप नॉलेज रहा है, और उन्होंने कभी नॉलेज को शेयर करने में कसर नहीं छोड़ी। और वो इसी इंडस्ट्री के अंदर, इसी फील्ड के अंदर वो मास्टर जाने जाते हैं, जीएसटी का आप इंसाइक्लोपीडिया उनको बोल सकते हो। ठीक है, सो आप और हम एकदम लकी है, हमको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मिहिर सर ने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ आज वो जुड़े हैं। ओके, सो वंस अगेन लेट्स वेलकम। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारा ऑडियंस है, प्लीज राइट अ वेलकम इन द कमेंट बॉक्स, वेलकम
in the comment box. Let's welcome the Mihir sir for this wonderful forum. Let's write welcome in the comment box. Let's write welcome in the comment box. Wonderful. So let's start the session. Mihir sir, over to you. The stage is all yours. Thank you. I request first of all everyone to please mute yourself so that we can enjoy this wonderful session. Yeah, so first of all, thank you केतुल भाई. आपने जितना द मिहिर भाई बताया वैसा इतना कुछ द मिहिर भाई नहीं है. ही स्टिल इनटू द लर्निंग फेज. वो भी लर्न कर रहे हैं, आप भी लर्न कर रहे हो, और आई वुड एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं दे विल ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम टुडेज सेशन. सो बिफोर टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज सेशन. तो आज के सेशन में हम बेसिकली कवर क्या क्या करने वाले उसका मैं थोड़ा एक आपको ब्रीफ दे देता हूँ. कि जैसे ई इनवॉइस तो अभी हॉट फेवरेट टॉपिक है, तो वी आर गोइंग टू कवर दैट एस्पेक्ट एज वेल. बिकॉज अब तक ये था कि पहले कुछ बड़े बड़े एसएससी के लिए ही ये एप्लीकेबल था, बट सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स वो 10 करोड़ जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो उनको भी ये कवर कर दिया गया है. एंड इन अपकमिंग मंथ्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होने वाला है उनको भी ये ई इनवॉइस वाली चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी. तो एज एन अकाउंटेंट, एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप जहाँ पे जॉब करते हो या आपकी खुद की प्रैक्टिस है, तो इट वुड बी क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गाइड योर क्लाइंट्स, टू गाइड योर कंपनी कि ये कैसे आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है. कि बहुत सारे एसएससीज का ऑलरेडी एप्लीकेबल था, उन्होंने जो 1-2 साल में शायद कुछ मिस्टेक्स करी है, कुछ कुछ क्लैरिफिकेशंस गवर्नमेंट की ओर से आए, तो वी आर गोइंग टू कंसीडर ऑल दोज क्लैरिफिकेशंस एंड क्या क्या मिस्टेक्स एक नहीं करनी चाहिए वो सब मैं आपको ब्रीफ दूंगा. एंड एज एन अकाउंटेंट मैं आपके लिए कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट अपडेट्स अपार्ट फ्रॉम ई इनवॉइस विच आई वुड लाइक टू शेयर. उसमें वन थिंग आई विल कवर इज कि जीएसटी में जो विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम क्लेम करते हैं, तो काफी बार डिपार्टमेंट उसको लिटिगेट करता है कि दिस इज नॉट योर वैलिड इनपुट टैक्स क्रेडिट या बोगस बिलिंग है या ऐसे एलिगेशंस लगते हैं. तो वो सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है. एंड दूसरा आई विल कवर कि यू एवरी वन ऑफ यू नो कि जीएसटी में जीएसटी या 2A या 2B बोलते हैं हम, वर्सेस जीएसटी या 3B. वो दोनों का रिकंसिलिएशन हम 2017 से देखते हैं कि इट इज अ क्वाइट एंड हेडेक फॉर एवरीवन. और बहुत सारी एफर्ट्स लगाने के बाद भी हम ये देखते हैं कि उसमें डिफरेंसेस कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं. तो उसको हमें कैसे ओवरकम करना है, या फिर डिपार्टमेंट से कोई कम्युनिकेशन आता है इन दैट रिगार्ड तो हमें वो कैसे फेस करना है. तो आई एम गोइंग टू कवर दिस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. तो फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि डिपार्टमेंट काफी बार अपनी जो जेन्युइन इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है उसको भी लिटिगेट करता है. वो बोलता है कि वो बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट है. तो वो सारे केसेस में हमको कैसे डील करना है, तो इसके ऊपर मैंने एक ये कर्नाटका वैट का जजमेंट, ऑल्दो इट इज नॉट ऑफ जीएसटी, बट ये जीएसटी में क्वाइट रेलेवेंट होने वाला है. और आप आगे चल के देखोगे कि अगले 6-8 महीने में या 1 साल में डिपार्टमेंट ये केस को बेस बना के बहुत सारे एसएससी में ये नोटिस देने वाला है. तो ये केस बिलोंग करता है कर्नाटका स्टेट को. वहां का एक एसएससी है इकोम गिल कॉफी प्राइवेट लिमिटेड, जिसने वैट में कुछ क्रेडिट क्लेम करी थी. लेकिन उसके केस में ये हुआ था कि उसका जो सेलर था उसने कुछ रिटर्न फाइल नहीं किया या गलत तरीके से फाइल किया. तो वो सारी क्रेडिट, जैसे जीएसटी में अपना जीएसटी या 2A होता है इसमें सारी क्रेडिट हमको दिखती है, तो उसी हिसाब से वैट में उसको वो सारी क्रेडिट नहीं दिख रही थी. तो डिपार्टमेंट ने उसकी क्रेडिट सारी डिसअलाउ कर दी. तो वो उसने फिर फर्दर चैलेंज किया कि सर ये मेरी क्रेडिट तो जेन्युइन है, तो ये मुझे मिलनी चाहिए. तो उसको ट्राइब्यूनल में रिलीफ भी मिल गई. ट्राइब्यूनल ने तो यही बोला कि भाई परचेसिंग डीलर को आप क्यों पकड़ते हो, जब सेलर ने कुछ रिटर्न फाइल करने में गलती करी है तो इट इज अ मिस्टेक ऑफ सेलर नॉट ऑफ परचेसर, तो उसको तो आईटीसी मिलनी ही चाहिए.
फिर डिपार्टमेंट फर्दर हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि भैया इसमें तो सेल की जो वैल्यू है वो पे की हुई है बाय वे ऑफ अकाउंट पे ही चेक, इसके पास इनवॉइस की कॉपी भी अवेलेबल है, मतलब इसके पास सब्सटेंशियल एविडेंसेस है, तो बेस्ड ऑन दैट इसको क्रेडिट मिलनी चाहिए। अभी डिपार्टमेंट को तो इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो डिपार्टमेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास इसके पहले भी बहुत सारे असेसी आ गए थे, कुछ दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट थे जिसको डिपार्टमेंट ने चैलेंज किया था। वैसे अक्रॉस द इंडिया बहुत सारी हाई कोर्ट के जजमेंट जो असेसी के फेवर में थे कि इनको क्रेडिट मिलनी चाहिए, तो वो सारे केसेस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वंस इन अ वाइल एक ये रेशियो बना दिया कि ये अगर 6 से 7 कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही है तो वी विल से कि आपकी जो क्रेडिट है वो जेन्यून है, अदरवाइज हम यही मानेंगे कि आपकी क्रेडिट जेन्यून नहीं है। ये जब मैं जजमेंट पढ़ रहा था इकॉम गिल कॉफी का, तो मुझे एक चीज काफी इंटरेस्टिंग मिली कि जो ये लर्नेड काउंसिल जो था असेसी का एंड से जो फाइट कर रहा था, उसने बहुत बार कोर्ट को ये बोला कि सर हमारे पास ये एविडेंस है वो एविडेंस है, हमने पेमेंट किया है, हमारे पास इनवॉइस है, हमने रिटर्न सारी टाइम टू टाइम फाइल करी है। तो ये जजमेंट में एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मैंने 7 कंडीशन यहाँ पे लिखी है वो 7 कंडीशन एटलीस्ट उन्होंने 5 बार वो जजमेंट में लिखी है। मतलब जब भी वो आर्ग्यूमेंट करने आया एसएससी के फेवर में तो कोर्ट ने यही बोला कि आपके पास ये 7 चीजें हैं, नहीं है तो हम आपकी क्रेडिट को जेन्यून नहीं मानते। तो वो 7 कंडीशन है कि एक तो नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलिंग डीलर आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो या आप एज एन अकाउंटेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो कंपनी है वो जो जहां जहां से गुड्स परचेस करता है तो वो सारे वेंडर्स की आप एक केवाईसी लिस्ट मेंटेन करो, नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट या नो योर वेंडर, जो एक आपकी लिस्ट होती है वो आप मेंटेन करो। आजकल तो वो सर्च जीएसटीएन के बेसिस पे भी वहां से आपको मिल जाता है कि अगर आप कोई वेंडर का जीएसटी नंबर या पैन नंबर भी डालते हो तो उसका क्या नाम एड्रेस क्या क्या चीज में वो डील करता है, उसने सारे रिटर्न टाइम टू टाइम भरे कि नहीं, वो सारी चीजें मिल जाती है। तो एज एन अकाउंटेंट आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जितने भी नए नए वेंडर से आपकी कंपनी डील कर रही है तो सबसे पहले आप ये उसका केवाईसी मेंटेन करो। फिर है कि आपको एडिशनल एविडेंस चाहिए कि एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है कि नहीं। अगर सर्विस है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट गुड्स के केस में आपको ये देखना है कि उसका कोई डिलीवरी चालान या ईवे बिल या गेट पास या वैसे कोई डिटेल है कि नहीं जिससे आप प्रूव कर पाओ कि सेलर के प्रीमाइसिस से लेके गुड्स बायर की प्रीमाइसिस तक आया है, वो आपको प्रूव करना है। आजकल तो वो इंटरस्टेट जितनी भी मूवमेंट होती है वहां पे वो फास्टैग वाला भी आ गया है, गवर्नमेंट ने 3-4 साल से फास्टैग ला दिया है, तो उसमें भी व्हीकल नंबर वगैरह डिटेल्स सब जाती है, तो वो भी आपके लिए एक एडिशनल एविडेंस वर्क कर सकता है कि सर देखो ये व्हीकल के थ्रू ये गुड्स पास थ्रू हुआ था फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र या XYZ जो भी स्टेट है आपका, वहां से आप वो फास्टैग के थ्रू आप प्रूव कर सकते हो। फिर जैसे थर्ड भी उसके साथ इंटरलिंक्ड की है कि डिटेल्स ऑफ व्हीकल विच हैज डिलीवर्ड द गुड, आपको वो सारी डिटेल भी मेंटेन करनी है। अल्टीमेटली वो ईवे बिल में भी वो सारी डिटेल्स आ ही जाती है, बट आपको भी स्पेसिफिकली वो मेंटेन करनी है। आप आपके जो भी सेलिंग डीलर है उसको बोल सकते हो कि जो हमारा टैक्स इनवॉइस है उसके ऊपर ही हमको ये प्रिंट करके दो कि व्हाट इज माय व्हीकल नंबर, तो उसके बेसिस पे आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। अगर 2 साल के बाद भी वो स्क्रूटिनी आती है तो आप इजीली बता पाओगे। फिर आपने अगर किसी कोई ट्रांसपोर्टर को हायर किया हुआ है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, आपने या आपके सेलिंग डीलर ने, तो उसकी जो LR की कॉपी आती है, जो फ्रेट चार्जेस आप उसको पे करते हो, तो वो भी उसके साथ कमेंसुरेट अगर आप उसको इंटरलिंक कर पाते हो तो दैट विल वर्क इन योर फेवर। फिर है कि एक्नोलेजमेंट ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिर बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर गुड्स अपनी प्रीमाइसेस में छोड़ के चला जाता है, या ऐसी कोई रॉबस्ट सिस्टम नहीं होती है कि जिसके थ्रू वी कैन प्रूव कि ये गुड्स एक्चुअली में अपनी प्रीमाइसेस में एंटर हुआ है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग या बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा सिस्टम होता है कि अगर गुड्स एंटर होता है गेट पे तो वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सनल होता है वो गेट पास बनाता है या वहां पे रिसीविंग का स्टैंप मारता है। तो एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपको ये बनाना चाहिए कि आपके वहां पे जो पर्सन इन चार्ज ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक हो उसको बोलना चाहिए कि जब भी कोई भी गुड्स एंटर होता है अपनी प्रीमाइसेस में तो आप इसके ऊपर रिसीविंग का स्टैंप मारो विथ डेट एंड टाइम, तो इट विल वर्क इन योर फेवर। फिर एक्नोलेजमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस हो गया। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके सेलिंग डीलर ने आपको टैक्स इनवॉइस दे दिया, आपको उसके ऊपर रिसीविंग का स्टैंप भी मारना है
आपको उसके ऊपर अगर आपने पेमेंट किया है तो वो पेमेंट का स्टैम्प भी मारना है। एंड हो सके तो वो पेमेंट आपने जिस भी दिन किया वो तो सामने वाला जो भी सेलिंग डीलर है उसका भी आपको कंफर्मेशन उसके ऊपर एक्नोलेजमेंट के तौर पे ले लेना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिला के ये 7 चीजें बोली हैं कि ये 7 चीजें अगर है तो वी विल अज्यूम कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो जेन्युइन है, अदरवाइज वी विल अज्यूम कि आपका ट्रांजेक्शन बोगस है। अभी आप सोचोगे कि भैया जीएसटी को तो 5-6 साल हो गए, अभी तक तो कोई ऑफिसर ने ऐसा मांगा नहीं है, ना लॉ में कहीं पे लिखा हुआ है कि ऐसी कोई कंडीशन है। जैसे आप सेक्शन 16 जो पढ़ते हो जीएसटी की, जहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए कंडीशंस दी हुई है कि ये कंडीशंस फुलफिल होगी, जो मोस्टली बोलती है कि आपको आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, सामने वाले ने टैक्स पे किया होना चाहिए, गुड्स आपके पास आ जाना चाहिए। वैसे 3-4 कंडीशन है, उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट मिल जाती। लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स ने अभी तक जो चीजें चालू नहीं करी है उसके ऊपर मैं आता हूँ। तो जीएसटी में एक सेक्शन है, सेक्शन 155, विच इज बर्डन ऑफ प्रूफ, जो बोलता है कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन जेन्युइन है कि नहीं, या आपने क्रेडिट जो भी क्लेम करी है वो सही है कि नहीं, तो वो प्रूफ किसको करना है। तो वो प्रूव करने की लायबिलिटी उसकी है कि जो पर्सन क्रेडिट क्लेम कर रहा है, ना कि वो पर्सन की कि जो जीएसटी पे कर रहा है। मींस सेलिंग डीलर की कोई लायबिलिटी नहीं है जीएसटी लॉ में कि अगर आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हो और वो क्रेडिट बोगस निकलती है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव टू द डिपार्टमेंट कि भैया ये क्रेडिट जेन्यून है। तो एज एन अकाउंटेंट मैंने आपको बताया कि ये 6-7 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इतना आपको मेंटेन करना है। तो एडिशनली आपको क्या करना है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है कि आपको टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोई वेंडर का केवाईसी ले लिया तो फिर वो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। आपको एवरी क्वार्टर या एटलीस्ट एवरी हाफ ईयरली वो सारे आपके जितने भी जीएसटी नंबर से आप डील करते हो या अनरजिस्टर्ड भी अगर वेंडर्स है तो वो सारे वेंडर्स का आपको केवाईसी ऑडिट करना है। आपको उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट या दूसरे जो भी सर्टिफिकेट आपके बिजनेस में एप्लीकेबल होते हो, वो सारे सर्टिफिकेट आपको एवरी हाफ ईयरली या क्वार्टरली या एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो मंगवाने। अगर आप ये नहीं करते हो तो यू आर फॉलिंग इनटू अ बिग ट्रैप। फिर आपको उनका एक कंकरेंट या इंटरनल ऑडिट जैसा भी ऑपरेशंस का करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, मैं फिर से वो स्लाइड पे जाता हूँ कि एज एन अकाउंटेंट आप क्या करते हो कि कोई भी इनवॉइस या जो भी होता है, या एज ए सीए आप कहीं पे प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, तो वो आप वंस इन अ ईयर चेक करोगे कि टैक्स इनवॉइस है कि नहीं, वो लेजर में प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, तो वो आप सैंपल बेसिस पे चेक करोगे। बट फॉर द पर्पज ऑफ इनपुट टैक्स ऑडिट आई वुड सजेस्ट कि आप ईच एंड एवरी ऑडिट का, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का ये डिटेल्ड ऑडिट करो। ये सारे ट्रांजेक्शन का ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेल मेंटेन है कि नहीं वो चेक करो, तो इट वुड बी अ रियली अ वैल्यू एडिशन फॉर योर क्लाइंट। फिर आप पेमेंट वेरिफिकेशन की भी ऑडिट कर सकते हो। जैसे जीएसटी में एक रूल है कि 180 डेज में अगर किसी का पेमेंट नहीं हुआ है वेंडर का, तो यू आर रिक्वायर्ड टू रिवर्स योर आईटीसी। कई बार ये हो जाता है कि कुछ गलत एंट्री पास होने के कारण वी आर गोइंग टू मिस कि ये वेंडर को हमने पेमेंट किया है कि नहीं। एंड फिर जब भी डिपार्टमेंट का ऑडिट आता है या कुछ एक्शन होता है, तो देन एट द टाइम वी रियलाइज कि ये पेमेंट नहीं हुआ है, एंड विच रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ अवर आईटीसी, और कभी कभार इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी आ जाती है। तो इट इज सजेस्टेड कि पेमेंट का भी एक ऑडिट होना चाहिए। फिर आपका स्टॉक रजिस्टर वीजा वीज आपका ईवे बिल का जो डेटा जनरेट होता है आपके पास एवरी टाइम, वो मेल भी आता है। एंड ईवे बिल पोर्टल से यू कैन डाउनलोड द रिपोर्ट एज वेल कि कितने कितने ईवे बिल आपके नाम से जनरेट हुआ है, काउंटर पार्टी ने जनरेट किए हैं, एंड कितने ईवे बिल आपने जनरेट किए हैं फॉर सेल ट्रांजेक्शन या आउटवर्ड ट्रांजेक्शन। तो वो सारे डिटेल भी आपके स्टॉक रजिस्टर से टैली होनी चाहिए। आजकल ऐसा हो गया है कि डिपार्टमेंट वो उनकी एनालिटिक्स रिपोर्ट लेके ही आपके पास आता है कि इतने इतने ट्रांजेक्शन आपके हुए हैं, एंड यू प्रोवाइड अस द ट्रेल ऑफ दोस ट्रांजेक्शन इन योर स्टॉक रजिस्टर। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू रिकंसाइल इट विद स्टॉक रजिस्टर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सेल या परचेज के ट्रांजेक्शन ही इसके साथ टैली करना है। अगर आपने कभी डिलीवरी चलन पे किसी से गुड्स मंगवाया है फॉर जॉब वर्क पर्पज या फॉर सेल ऑन अप्रूवल पर्पज, या अदर देन सेल वाले ट्रांजेक्शन भी जो होते हैं उसके लिए भी आपने मंगवाया है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको स्टॉक रजिस्टर में उसको इन करना है और आउट भी करना है।
अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो यू आर फॉलोइंग इनटू अ बिग ट्रैप। तो एज एन अकाउंटेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारा डेटा आप रिकंसाइल करो एंड इसको इन लाइन लेके आओ। फिर जैसा हम रिकंसिलेशन, अभी ई इनवॉइस की भी बात आगे आने वाली है, तो जिन जिनको ई इनवॉइस अभी से एप्लीकेबल होने वाला है या 1 अप्रैल से हुआ है या 1 अगस्त से होने वाला है, तो इनके लिए ये एक और टास्क बढ़ने वाला है कि आपको रिकंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस वर्सेस योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्सेस योर जीएसटी रिटर्न एंड वर्सेस ई वे बिल, ये 4 वे को आपको मेंटेन करना है। एंड ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी ऑडिट भी आपको करना है कि किसी ने अगर कोई डॉक्यूमेंट इश्यू किया है तो वो जेन्युइन है कि नहीं। ई इनवॉइस के लिए मैं आगे कवर करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ने एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है कि जिसके बेसिस पे यू कैन वेरीफाई कि ये जो इनवॉइस क्यूआर कोड इसमें एम्बेड हुआ है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो इनवॉइस पोर्टल अपलोड हुआ है कि नहीं, दैट यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द गवर्नमेंट ऐप। मैंने आपको बताया कि इतना सारा केयर करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रह ही जाता है 2A वर्सेस 3B में। आपने कितनी भी केयर करी लेकिन आपके वेंडर्स ने कुछ फाइलिंग में मिस्टेक कर दिया तो आपका वो क्रेडिट नहीं दिखा, बट आपके पास तो टैक्स इनवॉइस था, आपने पेमेंट किया था, उसके बेसिस पे आपने क्रेडिट क्लेम कर ली। अभी डिपार्टमेंट का आ गया है नोटिस फॉर FY 17, 18, 18, 19। ये बात हो गई 3-4 साल पुरानी। आपके पास ना अभी वेंडर का अता पता है, ना आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको बोल के अमेंड करवा सकते हो। तो अब क्या करना है? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, कंसिडरिंग कि ये पहले 2 साल से काफी सारी डिफिकल्टीज रही थी, तो गवर्नमेंट ने ये एक टर्न अराउंड मैकेनिज्म निकाला कि अगर आपकी कुछ आपके वेंडर से जेन्युइन मिस्टेक हो गई, ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांजेक्शन बोगस, ट्रांजेक्शन आपका जेन्युइन है लेकिन उसने फाइलिंग करने में कुछ मिस्टेक कर दी, जैसे कि यहाँ पे मैंने इंस्टांसेस लिखे हुए हैं कि उसने GSTR 1 नहीं भरा बट उसने GSTR 3 भी भरा। तो मेरा सेक्शन 16 बोलता है कि अगर वेंडर ने टैक्स पे किया है तो मुझे मिलेगा। किया कोई रीजन से उसने बट 3B फाइल किया है, मीन्स कि उसने टैक्स पे किया है, तो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। फिर है कि उसने GSTR 1 भरा लेकिन उसने मेरा इनवॉइस रिपोर्ट करना वो मिस हो गया, लेकिन उसने 3B में उसका टैक्स भर दिया है। या फिर ऐसा हुआ कि उसने मेरा इनवॉइस B2B की जगह B2C में रिपोर्ट कर दिया। या फिर ऐसा भी हुआ कि उसने मेरा नंबर डालने की जगह किसी और का नंबर डाल दिया उसके GSTR 1 में, ताकि क्रेडिट किसी और को चली गई, मेरे पास वो क्रेडिट नहीं है। तो ऐसे सब इंस्टांसेस को गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया ये जेन्युइन मिस्टेक है, अभी टाइम भी निकल गया है इसको अमेंड करने का, तो एसएससी अमेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन ये अगर जेन्युइन क्रेडिट है तो हम उनको क्रेडिट देना चाहते हैं। लेकिन हम उनको ऐसे तो क्रेडिट नहीं दे सकते, हमको भी तो कुछ एडिशनल इसमें एविडेंसेस चाहिए कि आप प्रूव करो कि ये क्रेडिट आपकी जेन्युइन है। तो गवर्नमेंट ने इसमें 2 चीजें बोली कि अगर आपकी टोटल क्रेडिट अंडर कंसिडरेशन पर पार्टी, कि एक पार्टी से आपका जो मिस्टेक हुआ है कि ड्यू टू दोज रीजन आपका क्रेडिट नहीं दिख रहा है, विच इज अप टू 5 लाख, CGST, IGST, SGST सब कुछ मिला के आपका पर सप्लायर 5 लाख तक का ही वो डिफॉल्ट है, तो आपको वो वेंडर से एक सेल्फ सर्टिफिकेट लेना है। उससे आपको लिखवाना है कि ये 4 जो मैंने नीचे रीजन लिखे हुए हैं, वो 4 में से एक गलती मेरे से हुई कि या तो मैंने आपका B2B की जगह B2C में डाल दिया है या दूसरे कोई वेंडर का GST नंबर मैंने डाल दिया है। वैसे जो भी उसके उससे मिस्टेक हुई है वो आपको उससे लिखवाना है, सेल्फ सर्टिफिकेट बनवाना है, और वो सेल्फ सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है आपके ऑफिसर को कि सर देखो ये मिस्टेक मेरे सप्लायर से हुई है, इसके बेसिस पे मुझे क्रेडिट मिलनी चाहिए। अगर क्रेडिट 5 लाख से ज्यादा है तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि इसमें स्टेक ज्यादा है, हम सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे रिलाई नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे कि आप जाके वेरीफाई करो, बिकॉज ऑफिसर भी अगर एक उसका असेसी है तो वो असेसी के पास ऐसे 100 डीलर होंगे, तो ऑफिसर जाके 100 डीलर का वेरीफाई नहीं कर सकता कि भाई तुम्हारी क्रेडिट जेन्यून है, कि तुमने प्रॉपरली इसको रिपोर्ट करके क्रेडिट पास ऑन करी थी कि नहीं करी थी। तो गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली चार्टर्ड अकाउंटेंट पे कि आप जाके चेक करो कि अगर ये वेंडर ऐसा बोल रहा है कि इसने ये फाइलिंग करने में कुछ मिस्टेक कर दिया है, तो आप चेक करो कि ये जेन्यूनली कुछ मिस्टेक हुई है कि नहीं, और इसने टैक्स पे किया है कि नहीं, वो आप चेक करके हमें बताओ, तो वी आर गोइंग टू रिलाई ऑन योर सर्टिफिकेट, और हम उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट देंगे। तो ये जनरल सजेशन एज एन अकाउंटेंट या एज अगर आप
कोई कंपनी में जॉब करते हो या कोई चार्टर्ड तो सेक्शन रहेंगे कि अगर आप कोई बिग कॉन्ट्रैक्ट आपके कोई सप्लायर के साथ एग्जीक्यूट करते हो, तो आप बहुत सारी सप्लाईज उसके साथ लेने वाले हो, तो आप उसके साथ एक इंडेमनिटी साइन करो कि अगर इन फ्यूचर कोई लिटिगेशन आता है कि जिसके कारण मेरी जो जीएसटी क्रेडिट में आपसे जो परचेस करने वाला हूँ वो लॉस हो जाती है, मुझे कुछ इंटरेस्ट या ऐसे कोई पेनल्टी सफर करनी पड़ती है तो आपकी गलती के कारण, तो आई एम गोइंग टू रिकवर दोज जीएसटी अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फ्रॉम यू। ऐसा अगर आप आपके वेंडर्स के साथ साइन करते हो तो इन फ्यूचर आपको वो लिटिगेशन में थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। फिर अगर आप कहीं पे भी कोई परचेस ऑर्डर किसी वेंडर को देते हो कि मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी परचेस करनी है आपसे, तब उसमें कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन इनकॉर्पोरेट करवाओ कि ये जीएसटी के या दूसरे जो भी कोई एंगल से अगर आपको लगता है कि कुछ डिफॉल्ट होता है और आपको वो लॉस साइन करना पड़ता है, तो यू शुड मेंशन कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यू एज अ सेलर विल बी लायबल टू इंडेमनिफाई अस। फिर जैसे मैंने आगे की स्लाइड में भी बताया कि आपको एवरी क्वार्टर या हाफ ईयरली वेंडर का केवाईसी ऑडिट करना है, तो यहाँ पे भी आई विल अगेन सजेस्ट आपको वो वेंडर का ड्यू डिलिजेंस या ऑडिट करना है बिफोर एग्जीक्यूटिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन की जो एकदम सब्सटेंशियल है। फिर है कि आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो मैंने आपको आगे बताया कि आपको ये सीए सर्टिफिकेट इश्यू करने में एक अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली आपको सीए सर्टिफिकेट इश्यू करना चाहिए बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। बट आपको ये नहीं भूलना है कि आपको जो भी क्लाइंट का आप ये इश्यू कर रहे हो सीए सर्टिफिकेट, तो आपको उससे ऑलवेज एक एमआर लेटर लेना है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है, जिसमें मैनेजमेंट आपको ये बोलता है कि सर हमसे ऐसी ऐसी हमसे हमारे वेंडर से ऐसी ऐसी गलती हुई है, तो यू प्लीज वेरीफाई एंड बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन यू इश्यू अस द सर्टिफिकेट। अगर आप ये लेते हो तो इन फ्यूचर अगर कुछ इश्यू भी होता है, अगर कोई वेंडर आपका या जो आपका क्लाइंट है वो आपको मिस रिप्रेजेंटेशन भी करता है और उसके बेसिस पे आप कुछ गलत सर्टिफिकेट भी दे देते हो, तो देयर विल बी अ चांस फॉर यू टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस प्रोफेशनल लायबिलिटी। नाउ कमिंग टू दिस ई इनवॉइस, जिसके लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, यू मे राइट इन योर चैट बॉक्स कि आप में से कितने कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स के लिए या अपनी कंपनी के लिए ई इनवॉइस ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जिन्होंने बनाया हुआ है वो प्लीज यस 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 लिखो, और जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है या जिनको 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हुआ है वो प्लीज नो 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 लिखो, तो मुझे आइडिया है कि व्हाट इज द मिक्स ऑफ द क्राउड। I can see many yes and many no's as well. Last 5 seconds, please. I could see कि almost 70% people are saying that they have not yet generated, and 30% people are saying that they have generated in past. So just to give you a background of e-invoices, कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम 1 अक्टूबर 2020 से जब हम लोग कोरोना के लॉकडाउन में पास ऑन हो रहे थे, उस टाइम पे ये जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा था उनको ये एप्लीकेबल हुआ था। एंड देन दे ग्रेजुअली विद इन अ स्पान ऑफ 3 मंथ्स दे रिड्यूस्ड इट टू 100 करोड़। अगेन 3 मंथ में 50 करोड़ कर दिया। फिर उसके 1 साल बाद दे रिड्यूस्ड इट टू 20 करोड़। फिर 6 महीने में 10 करोड़ कर दिया। फिर सबको कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेटेड था कि ये 1 जनवरी 2023 से या 1 अप्रैल 2023 से ये 5 करोड़ हो जाएगा। बट इन ऑर्डर टू गिव मोर टाइम टू पीपल कि ये आगे वाले भी जितने लोगों को ऑलरेडी एप्लीकेबल हुआ उनको भी थोड़ा सफिशिएंट टाइम मिले, उनका पोर्टल भी स्मूथली वर्क करे, और जो एकदम एमएसएमई कैटेगरी के जो बिजनेसेस हैं उनको भी एक सफिशिएंट टाइम मिले कि वो लोग भी प्रॉपरली कंप्लाई कर पाए। तो इन्होंने 1 अगस्त 2023 प्रपोज किया हुआ है कि 23 के बाद से 1 अगस्त 23 के बाद से जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अभी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है
ये टर्नओवर तो इन्होंने बता दिया कि 500 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, लेकिन मुझे वो गिनना कैसे है कि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ हुआ है कि नहीं। जैसे हम सबको पता है कि इनकम टैक्स में टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए एक अलग मेथड होता है, जीएसटी में टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए अलग मेथड होता है। तो हमको ये 5 करोड़ का टर्नओवर गिनना कैसे है, तो दैट वी हैव टू चेक। इसके लिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। तो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में क्या क्या काउंट होता है। तो सबसे पहले तो लेट मी क्लैरिफाई कि जीएसटी में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक जीएसटी नंबर का टर्नओवर देखना। अगर आपके पास एक पैन नंबर है जिसमें मल्टीपल जीएसटी नंबर है, आपका गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, या गुजरात विद इन गुजरात ही आपके 2 नंबर है, या ऐसा भी है कि गुजरात में एक आपका नॉर्मल जीएसटी नंबर है, एक आपका एसईजेड वाला जीएसटी नंबर है। ऐसा जीएसटी में मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। तो सबसे पहले तो आपको देखना है पैन बेसिस पे आपका टर्नओवर, मीन्स आपके 2 या 3 नंबर है तो आपको सारे जीएसटी नंबर का टर्नओवर टोटल करना है। जीएसटी नंबर 1, 2, 3 दो सबके 100 रुपए के टर्नओवर है तो आपका 300 रुपए का टर्नओवर होगा। वैसे आपको टर्नओवर गिनना है, बट उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, वो अपने को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कवर माय टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब जो जो टर्नओवर के ऊपर टैक्स लगना है वो तो मेरे को बाय डिफॉल्ट इसमें इंक्लूड करना ही है। इन एडिशन टू दैट, अगर कोई मेरी ऐसी सप्लाई है कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, नील रेटेड है, जो चीजें एग्जेम्प्ट की हुई है, या नॉन जीएसटी सप्लाई है, वो सारी भी मुझे इंक्लूड करनी है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टर्नओवर। ये चीजों के ई इनवॉइस नहीं बनाना है, वो हम आगे कवर करेंगे, कौन सी चीजों के इनवॉइस बनाना है, कौन सी चीजों के नहीं बनाना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो जानने के लिए मुझे टैक्सेबल भी लेनी है, एग्जेम्प्ट भी लेनी है। मैं अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहा हूँ तो वो भी मुझे इंक्लूड करना है इसमें। प्लस अगर जैसे मैंने बताया कि मेरे अलग अलग स्टेट में जीएसटी नंबर है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और मैं ब्रांच ट्रांसफर के इनवॉइस बना रहा हूँ, मेरा गुजरात से महाराष्ट्र या वाइसा वर्सा इनवॉइस में बना रहा हूँ, तो वो भी मैं जैसे जीएसटीआर 130 में रिपोर्ट करता हूँ, तो वो भी मुझे इसके ये टर्नओवर कैलकुलेट करने के पर्पज से मुझे इंक्लूड करना है। बट इसमें ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाईज कवर करनी है फॉर विद इन सेम जीएसटी, विद इन सेम पैन। अगर मेरे गुजरात में ही 2 नंबर है और मैं नंबर 1 से नंबर 2 में कुछ सेल कर रहा हूँ, तो वो मुझे फॉर द पर्पज ऑफ टर्नओवर इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज डेफिनेशन स्पेसिफिकली बोलती है कि मुझे इंटर स्टेट सप्लाई ही लेनी है, इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन सेम पैन नहीं लेनी। फिर लास्ट और सेकंड पॉइंट है कि टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय द रेसिपिएंट। जैसे जीटीए का केस हो गया, एडवोकेट का केस हो गया, कि जीटीए ने किसी को सप्लाई दी और उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं भरना है, टैक्स भरना है रेसिपिएंट को। तो ऑल्दो फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, इवन फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी या 1.3 भी अगर उसके पास नंबर है तो उसको वो टर्नओवर रिपोर्ट करना है। बट ये ई इनवॉइस के पर्पज के लिए उसको वो टर्नओवर इंक्लूड नहीं करना है। अगर कोई एडवोकेट भी है और उसकी जो सप्लाई है उसके ऊपर रेसिपिएंट टैक्स भर रहा है, तो एडवोकेट को ये टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए कि उसको इनवॉइस एप्लीकेबल है कि नहीं, उसको ये टर्नओवर इंक्लूड नहीं करना है। तो ये एक बात हो गई कि आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। अभी कौन सा ईयर का टर्नओवर देखना है। मान लो कि आपको 2023 में एप्लीकेबल हो रहा है, तो क्या आपको करंट ईयर का टर्नओवर देखना है, इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देखना है, कौन सा ईयर का टर्नओवर देखना है। तो नोटिफिकेशन बोलता है कि एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 17-18, जैसे जीएसटी जहां से आया वहां से लेके 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर जो एज ऑन डेट जो लिमिट है अभी 10 करोड़ है, फिर आगे जाके 5 करोड़ होने वाली है, तो वो आपका एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एनी फाइनेंशियल ईयर और एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ऐसा नहीं कि ये साल में आपका 5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हो रहा है तो आपको ये जिस दिन का आपको क्रॉस हुआ वहां से बनाना है, वैसा नहीं करना है। अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस होता है तभी आपको एप्लीकेबल होता है। मान लो कि 17-18 से लेके 22-23 तक कोई भी साल में आपका टर्नओवर 5 करोड़ नहीं हुआ था, बट जो करंट ईयर है 23-24 का, उसके 4 महीने में आपका टर्नओवर 5 करोड़ हो गया, तो आपको ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज आपका कोई भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस नहीं हो रहा है। अगर आपका 23-24 में 5 करोड़ क्रॉस हो गया
तो आपको 24-25 से एप्लीकेबल होगा। ये पूरा साल आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना। ऑन द कॉन्ट्रारी, आपका 17-18 में एक बार 5 करोड़ का टर्नओवर हो गया था, लेकिन फिर 18-19 से लेके 22-23 तक कोई भी साल में आपका 5 करोड़ का टर्नओवर नहीं हो रहा है, तो आपको 1 अगस्त 2023 से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको ई इनवॉइस बनाना है, बिकॉज आपका 17-18 में एक बार हो गया है। इसको सिंपल टर्म्स में अगर हम बताएं तो ऐसा बोल सकते हैं कि वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। जब तक आपकी कंपनी चल रही है तो आपको ई इनवॉइस बनाना है। फिर भले ही आपका कोई भी ईयर में 5 करोड़ क्रॉस नहीं हो रहा है या 10 करोड़ जो भी लिमिट है वो क्रॉस नहीं हो रहा है, बट एक बार आपने वो टर्नओवर अचीव कर लिया एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको फिर हर साल में ये बनाना है। और दूसरा एक ये भी है कि अगर आपके एक जीएसटीआईएन में एप्लीकेबल होता है तो आपके सारे जीएसटीआईएन में एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे मैंने आगे की स्लाइड में बताया कि ये पैन बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। तो मीन्स एक जीएसटीआईएन में आपका 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया, दूसरे जीएसटीआईएन में आपका 1 लाख का ही टर्नओवर है, फिर भी आपको वो 1 लाख के टर्नओवर के लिए भी वो इनवॉइस बनाना है। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि 17-18 में आपको जुलाई से मार्च का टर्नओवर गिनना है कि अप्रैल से मार्च का गिनना है। इसके लिए आज तक जीएसटीएन ने या सीबीआईसी ने कहीं पे कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि क्या टर्नओवर गिनना है। तो मैंने कुछ अपना ओन लॉजिक लगाया कि क्या होना चाहिए लॉजिकली। तो मैं जैसे एफएक्यू पढ़ रहा था, जीएसटीएन की काफी एडवाइजरी भी थी वो पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये बोला कि वी विल डू ऑटो एनेबल ऑफ ये ई इनवॉइस, कि जो जो असेसी का 5 करोड़ या 10 करोड़ जो जो टर्नओवर एट द रिस्पेक्टिव टाइम था जो क्रॉस हो रहा है, तो हम ऑटो एनेबल इसको कर देंगे। तो एक क्वेश्चन ये आया कि जीएसटीएन के पास तो सिर्फ जीएसटी वाले टर्नओवर का डेटा है। प्री जीएसटी में मैंने वैट में या एक्साइज में जो टर्नओवर किया था या सर्विस टैक्स में किया था उसका डेटा जीएसटीएन के पास कभी भी आया ही नहीं है, तो दे आर नॉट गोइंग टू फैच ऑल दोज डेटा। फिर दूसरा लॉजिक मैंने ये लगाया कि जब फाइनेंशियल ईयर 2017 की जीएसटीआर 99 से एनुअल रिटर्न भरने की बात आई थी, तब जीएसटीएन ने एक एडवाइजरी पब्लिश करी थी। तो उस टाइम पे भी जीएसटीएन ने यही बोला था, सीबीआईसी ने स्पेसिफिकली बोला था कि फॉर द पर्पज ऑफ लिमिट ऑफ ये 2 करोड़ या 5 करोड़ जो आपको 99 से एप्लीकेबल होती है, उसके लिए आपको जुलाई से लेके मार्च का ही टर्नओवर देखना है, अप्रैल से लेके मार्च का टर्नओवर नहीं देखना है। तो बाय दैट लॉजिक इट इज सेफ टू अज्यूम कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस एप्लीकेबिलिटी आपको टर्नओवर जो भी चेक करना है 17-18 का, तो आपको जुलाई टू मार्च का ही चेक करना चाहिए, ना कि अप्रैल टू मार्च का। बट अगर फिर भी किसी को ऐसा लगता है कि उनको लिटिगेशन में नहीं पड़ना है या ऑन द सेफर साइड, इफ दे विश टू गो विथ अप्रैल टू मार्च का टर्नओवर, तो दे कैन डेफिनेटली गो विथ दैट। अभी मैं काफी सारे एफएक्यू काइंड ऑफ चीजें कवर करने वाला हूँ जो आपको डे टू डे लाइफ में आप फेस करते होंगे कि आपको जनरली ये क्वेश्चंस आते होंगे। तो मैंने वो एंगल से ही एज एन अकाउंटेंट या एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए कंसल्टेंट के एंगल से ही मैंने सोच के ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपके क्लाइंट जनरली आपको ये क्वेश्चन पूछते होंगे कि सर हमको ई इनवॉइस विद इन कितने टाइम में बनाना है। ईवे बिल में हमको पता है कि हमको जब भी मूवमेंट कमेंस करना है गुड्स का तो हमको ईवे बिल बनाना है, लेकिन ई इनवॉइस मुझे कब बनाना है। तो उसके लिए एज पर लॉ तो ये एक प्रोविजन है कि ई इनवॉइस इज नॉट वैलिड इफ ई इनवॉइस इज नॉट जनरेटेड। जो मेरा रूल 46 है वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और आपने वो नहीं बनाया है तो वो डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं है। तो अगर मुझे ई इनवॉइस एप्लीकेबल था और मैंने नॉर्मल मेरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इनवॉइस बना के मेरे वेंडर को दे दिया, तो वो इनवॉइस तो वैलिड ही नहीं। बट अगर मैं ई इनवॉइस पोर्टल पे जाता हूँ तो इट अलाउज मी द बैक डेटेड इनवॉइस, मतलब मुझे आज से 1 महीने या 2 महीने पहले का भी कोई ई इनवॉइस बनाना हो तो आई कैन प्रिपेयर। इवन सीबीआईसी का भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि जो मुझे स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट करता हो कि मुझे इतने टाइम में ही ये ई इनवॉइस बना देना। बट यू माइट बी अवेयर कि जीएसटीएन के एंड से लास्ट मंथ में एक एडवाइजरी आई थी, इसमें इन्होंने बोला कि आपको अभी हम ऐसा एक इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं ई इनवॉइस पोर्टल पे कि आपको विद इन 7 डेज ही ये ई इनवॉइस अपलोड कर देना है। मीन्स मुझे एक क्लैरिटी तो ये आ गई। पहले इनका ये था कि 1 जून से एप्लीकेबल होने वाला था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस
इन्होंने ये डिफर कर दिया। अभी तो इन्होंने ऐसा बोला है कि हम आपको फ्यूचर में डेट बताएंगे, वो डेट से एप्लीकेबल होगी, बट मेरा जहां तक मानना है वो 1 अगस्त से एप्लीकेबल हो जाएगा, जब ये 5 करोड़ वाला करेंगे इनवॉइस पोर्टल वाले, इसके साथ साथ ये वाला भी कर देंगे। तो इन्होंने इसमें एडवाइजरी में 2 चीजें बोली कि एक तो आपको विद इन 7 डेज बनाना है, और ये एप्लीकेबल होगा जिसका एवरेज एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है। तो इससे मैंने 2 इंटरप्रिटेशन निकाले कि अगर आप प्रोस्पेक्टिव डेट से 1 जून से या 1 अगस्त से या जो भी डेट आप नोटिफाई करते हो, वो डेट से आप ऐसा बोलते हो कि आपको विद इन 7 डेज जनरेट करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन पास्ट ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको 7 दिन में या विद इन दिस मच टाइम ही जनरेट करना है। तो अगर इन फ्यूचर कोई भी आपका असेसमेंट आता है या कोई भी ऑफिसर ऐसा आपको आर्ग्यूमेंट करता है कि आपने ये एट द टाइम ऑफ इनवॉइस नहीं बनाया था, मान लो आपने 1 तारीख को इनवॉइस बनाया और 5 तारीख को ई इनवॉइस बनाया, तो ऑफिसर आपको ऐसा बोलता है कि ये आपका वैलिड नहीं है, मैं आपको पेनल्टी लगाऊंगा, तो आप ये एडवाइजरी के बेसिस पे ये एटलीस्ट बोल सकते हो कि अगर जीएसटीएन ऐसा बोलता है फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव डेट कि अभी से आपको 60 दिन में बनाना है, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पहले तो मैं कभी भी बना सकता था। इसका क्लियर इंटरप्रिटेशन तो यही होता है। फिर ये एडवाइजरी के साथ एक कंफ्यूजन और आया। मैं ऑलवेज केतुल भाई को भी बोलता हूँ और दूसरे मेरे प्रोफेशनल कलीग्स को भी बोलता हूँ कि सीबीआईसी या जीएसटीएन जब भी कोई एक क्लैरिफिकेशन लेके आता है ना, तो उसके साथ 5 और कंफ्यूजन लेके आता है। तो इसमें एक और कंफ्यूजन ये है कि इन्होंने बोल दिया कि 100 करोड़ का जिसका टर्नओवर है उसको हम ये एप्लीकेबल करेंगे, लेकिन 100 करोड़ का टर्नओवर कौन से साल का? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर का, या वो ई इनवॉइस की तरह एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का? वो भी इन्होंने कुछ भी बोला नहीं है आज की तारीख में कि हम किस किस असेसी को एप्लीकेबल करने वाले। मान लो मेरे को एक क्लाइंट का पिछले साल में 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं था, उसके आगे के सारे साल में 100 करोड़ का टर्नओवर था, तो मैं कैसे मानूं कि मेरे ये क्लाइंट को एप्लीकेबल होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो जीएसटीएन हैज नॉट येट क्लेरिफाइड। तो फॉर द टाइम बीइंग हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जैसा ई इनवॉइस में बोला हुआ है कि इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपका क्रॉस होता है तो आपको एप्लीकेबल होगा, तो इसमें भी 100 करोड़ वाले के लिए भी वी आर टेकिंग एन इंटरप्रिटेशन कि अगर आपका कोई भी एक साल में भी कोई भी एक प्रीसीडिंग ईयर में भी आपका क्रॉस होता है, तो ये 7 दिन वाला क्राइटेरिया आपको जब भी ये ई इनवॉइस पोर्टल वाले नोटिफाई करेंगे तो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर जैसे मैंने बताया कि पहले आपको टर्नओवर गिनना था कि क्या क्या सप्लाईज में ये कवर होगा। अभी आप एप्लीकेबल आपको हो गया, तो आपको कौन से केसेस में ई इनवॉइस बनाना है वो हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले B2B के लिए तो बनाना ही है, दैट इज बट ऑब्वियस। एक्सपोर्ट के लिए भी आपको बनाना है। अगर आप कोई SEZ यूनिट को सेल कर रहे हो तो भी आपको बनाना है। इसमें आगे की स्लाइड में मैं एक और चीज कवर करूंगा कि आप अगर SEZ यूनिट को सेल कर रहे हो तो आपको ई इनवॉइस बनाना है। बट कोई एक SEZ यूनिट है, उसने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो वो SEZ यूनिट को कोई भी सप्लाई के लिए ई इनवॉइस नहीं बनाना है। तो ये वाइसा वर्सा डिफरेंट चीजें हो गई। आप एक नॉर्मल यूनिट हो और आप SEZ को सेल कर रहे हो तो आपको ई इनवॉइस बनाना है। फिर आप कोई डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि एडवांस ऑथराइजेशन या EPCG लाइसेंस वाली कोई चीजें हो गई, उन लोगों को आप सेल कर रहे हो तो भी आपको ई इनवॉइस बनाना है। दैट इज क्वाइट क्लियर कि आप अगर कोई B2C का सेल कर रहे हो कि जिसके पास सामने वाले के पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, तो आपको ई इनवॉइस उसका नहीं बनाना है। फिर आप कोई B2B सेल भले ही कर रहे हो बट वो एग्जेम्प्ट या नील रेटेड है, आपने किसी के पास जीएसटी नंबर था, वैसे कोई पार्टी को आपने सेल किया, लेकिन आप जो सेल कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है। मान लो कोई आप ऐसे फूड प्रोडक्ट दे रहे हो या फूड ग्रेन्स या वैसा कुछ सेल कर रहे हो जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो इवन तो कि वो B2B है सामने वाला, तो भी आपको उसका ई इनवॉइस नहीं बनाना है। फिर एक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट डेबिट नोट हम इश्यू करते हैं कि कोई हमने लमसम कुछ डिस्काउंट दे दिया या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कोई क्लाइंट का कुछ हमने राइट ऑफ कर दिया, वैसा कुछ विदाउट जीएसटी वाली कोई हम क्रेडिट नोट डेबिट नोट देते हैं, तो वो सारी की भी ई इनवॉइस हमको नहीं बनानी। तो ये जो 4 इंस्टेंसेस मैंने ऊपर कवर किए, B2B एक्सपोर्ट SEZ डीम्ड,
ये नॉट ओनली टैक्स इनवॉइस, बट हम ये केसेस में अगर कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट भी दे रहे हैं जीएसटी अमाउंट वाली, तो वो सारे केसेस में भी हमको वो ई क्रेडिट नोट, ई डेबिट नोट बनानी है। इसको जीएसटीएन ई इनवॉइस ही बोलता है फॉर ऑल डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एज वेल एज टैक्स इनवॉइस। जैसे मैंने बताया कि कौन सी एंटिटी को ई इनवॉइस नहीं बनाना है। तो अगर आप एक एसईजेड यूनिट हो तो आपको नहीं बनाना है। फिर है कि आप एक इंश्योरेंस बिजनेस हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई, एलआईसी हो गई, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, वैसे जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे मनप्पुरम गोल्ड लोन या दूसरी जो भी ऐसी कॉर्पोरेशंस होती है जो लोन्स देती है, उन सबको ई इनवॉइस नहीं बनाने। फिर जीटीए वालों को भी नहीं बनाने। फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर जो करते हैं उनको भी नहीं बनाने। फिर ये सिनेमा की जो सर्विसेज देते हैं, पीवीआर आइनॉक्स वाले हो गए, जो उनको भी इनवॉइस नहीं बनाने। फिर आपने अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो वो केस में भी आईएसडी वाले नंबर को ई इनवॉइस नहीं बनाना। अभी एक क्वेश्चन ये होगा इसमें कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ या बैंक हूँ, बट मैं अदर देन इंश्योरेंस या बैंक के सिवाय की जो सप्लाई है, जैसे मान लो कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ, तो मैंने इंश्योरेंस की बहुत सारी पॉलिसी या टैक्स इनवॉइसेस मैंने बी2बी वालों को इश्यू करी, तो चलो माना मैंने, उसमें तो इनवॉइस नहीं बनाना है। बट एज एन इंश्योरेंस कंपनी मेरे दूसरी भी इनकम जनरेट हो रही है, कि जैसे मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी आइडल पड़ी थी तो मैंने किसी को रेंट पे दे दी, तो वो रेंट का मैं इनवॉइस बना रहा हूँ किसी बी2बी वाले को, तो मेरे को क्या उसका इनवॉइस बनाना है कि नहीं बनाना है? तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि वैसे सारे ट्रांजेक्शन्स में, कि जैसे इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी हो गई, तो जो अदर देन बैंकिंग या इंश्योरेंस वाला उनकी इनकम है, वैसा बिजनेस है, तो वो किस में एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स। प्लीज आप लोग जितना लिखेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस। लास्ट 5 सेकंड प्लीज। ओके, सो आई कैन सी कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रिटन कि यस एप्लीकेबल होना चाहिए। काफी सारों ने नो भी लिखा हुआ है। तो आई वुड लाइक टू अगेन रीड कि ये जो स्लाइड है उसका टाइटल क्या है, एंटिटीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइस। मतलब ये जितनी भी एंटिटीज है वो पर से एग्जेम्प्ट है इनवॉइस बनाने में। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनका जो मेन बिजनेस है वो उनके इनवॉइस बनाए तभी इनको इनवॉइस नहीं बनाना है। उनको कोई भी ट्रांजेक्शन अगर वो करते हैं, बैंक वाले हो गए, इंश्योरेंस वाले हो गए, या जीटीए वाला हो गया, वो लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उनको ई इनवॉइस नहीं बनाना है। जीटीए वाला सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का बिल देगा तो ही उसको इनवॉइस बनाना है, नहीं बनाना है वैसा नहीं है। जीटीए वाला भी अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो भी उसको ई इनवॉइस नहीं बनाना है। तो यू हैव टू नोट डाउन कि अगर आपका क्लाइंट या आपकी कंपनी ये 7 या 8 जो भी क्राइटेरिया उसमें फॉल होती है आपकी एंटिटी, तो आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल ही नहीं होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजेक्शन। फिर है कि कितने टाइम में आप अगर ई इनवॉइस आप गलती से बना दिया है या कुछ मिस्टेक रह गई है तो कैंसिल कर पाओगे? तो उसका सिंपल आंसर है कि 24 आवर्स में आप उसको कैंसिल कर पाओगे। जो लोग फर्स्ट टाइम ई इनवॉइस बनाने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि ई इनवॉइस में कोई भी अमेंडमेंट की फैसिलिटी नहीं है, कि एक बार आपने बना दिया तो उसको आप अमेंड या करेक्ट नहीं कर सकते। और वो जो इनवॉइस नंबर आपने एक बार अपलोड कर दिया, तो वो इनवॉइस नंबर आप कैंसिल करने के बाद भी दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। मान लो कि आपने इनवॉइस नंबर 5 का ई इनवॉइस अपलोड कर दिया, बट आपको मालूम पड़ा कि इसमें कुछ गलती रह गई है, तो आपने वो कैंसिल किया, तो आप वो 5 नंबर वापस से ई इनवॉइस पोर्टल पर नहीं चढ़ा पाओगे। आपको फिर 6 या 7 आपकी सीरीज में जो भी नेक्स्ट आता होगा वही नंबर देना पड़ेगा। 5 नंबर आपका फ्रीज हो जाएगा। अभी किसी को क्वेश्चन ये आता है कि अगर 24 घंटे में मैंने कैंसिल नहीं किया तो मुझे क्या करना है? तो आपने टैक्स इनवॉइस बनाया था मान लो 100 रुपए का,
बट आपको फिर पता चला कि नहीं, ये तो मुझे 60 रुपए का ही बनाना था, 100 रुपए का नहीं बनाना था। तो आपको क्या करना है कि 40 रुपए की आपको क्रेडिट नोट देके वो उतना ट्रांजेक्शन नलीफाई करना है। अगर आपको ऐसा पता चला कि मैंने 100 रुपए का इनवॉइस तो बराबर बनाया है, लेकिन जो पार्टी को बनाना था, जीएसटी नंबर जो डालना था वो मैंने गलत डाला है, तो आपको पूरे अमाउंट की क्रेडिट नोट ही डालनी पड़ेगी वो पार्टी के सामने, और नेक्स्ट जो भी आपका नंबर आता होगा उसके सामने आपको नया टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर रिवर्स केस है कि आपने 100 रुपए का ही इनवॉइस बनाया था जबकि आपको बनाना था 150 रुपीज का, तो आपको बैलेंस अमाउंट ऑफ 50 रुपीज की डेबिट नोट देनी चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आप वो पूरा 100 रुपए का क्रेडिट नोट देके नलीफाई कर दो और फ्रेश 150 का टैक्स इनवॉइस बनाओ। आइदर वेज इज करेक्ट। तो अल्टीमेटली अपना गोल ये होना चाहिए कि मुझे जो करेक्ट अमाउंट ऑफ इनवॉइस था उसके ऊपर आना है, और मैंने जो इनकरेक्ट अमाउंट बनाया था वो दोनों के बीच में कितना ब्रिज है, उतने अमाउंट का मुझे क्रेडिट या डेबिट नोट देना है, या वेंडर नंबर करेक्ट है कि नहीं वो चेक करके मुझे उतना अमाउंट रेक्टिफाई करना है। अभी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि ये इनवॉइस अगर मैंने नहीं बनाया तो क्या होगा। तो जब भी कोई ऑडिट आएगा, असेसमेंट आएगा, तो सबसे पहले तो ये होगा कि ऑफिसर इज नॉट गोइंग टू ट्रीट योर इनवॉइस एज वैलिड टैक्स इनवॉइस। अगर वो टैक्स इनवॉइस वैलिड नहीं होगा तो उसके एक तो आपको भी कुछ कंसिक्वेंसेस होंगे, और दूसरे आपके बायर को भी कंसिक्वेंसेस होंगे। तो आपको क्या होगा, सबसे पहले तो सेक्शन 122 जो बोलता है कि आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, या तो अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 10,000 और मैंने लिखा हुआ है 20,000। तो जब मैं सीजीएसटी एक्ट पढ़ता हूँ तो वो मुझे बोलता है 10,000। जब मैं एसजीएसटी एक्ट बोलता हूँ तो वो मुझे बोलता है अगेन 10,000। तो दोनों एक्ट को मिला के मुझे 20,000 रुपए की पेनल्टी प्लस अमाउंट ऑफ टैक्स जितना उसमें इन्वॉल्व है वो इनवॉइस में विच एवर इज हायर। मान लो कि आपका इनवॉइस में 100 रुपए का ही टैक्स, तो भी आपको 20,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। और अगर आपका 1 लाख रुपए का टैक्स है तो आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो विच एवर इज हायर देखना है। तो अगर आपका एक छोटी सी भी कुछ, तो 50 रुपए की भी मिस्टेक हो जाती है तो आपके क्लाइंट को 20,000 रुपए की पेनल्टी इसमें लग सकती है। और दूसरा बायर के एंड से, तो जैसे रूल 46 भी बोलता है कि अगर आपके वेंडर को टैक्स इनवॉइस एप्लीकेबल था और उसने टैक्स इनवॉइस ई इनवॉइस नहीं बनाया है, तो वो इनवॉइस इटसेल्फ विल नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड। तो इट इज टू बी रेड विद सेक्शन 16 जो बोलता है कि सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस इश्यू किया होना चाहिए। तो अगर वो टैक्स इनवॉइस ही वैलिड नहीं है तो आपके बायर को वो आईटीसी डिसअलाउ भी हो सकती है, और उसके कारण वो बायर आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखें। अभी हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि अगर ई इनवॉइस हमको एप्लीकेबल होता है, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि दिस इज एन एडिशनल बर्डन फॉर मी, कि हम लोग की कंपनी को यार ये चीजें एडिशनली अभी करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम सब करना पड़ेगा। बट मेरे जितने भी क्लाइंट है जिनको ये ऑलरेडी, आई थिंक 95% ऑफ आवर क्लाइंट्स आर फॉलोइंग इनटू दिस ई इनवॉइस। तो हमने ये 1-2 साल में जो देखा है कि क्या क्या इनको बेनिफिट्स हुए हैं, तो उसके बेसिस पे मैंने ये चीजें नोट डाउन की है। कि एक तो एक बार मैंने ई इनवॉइस बना दिया तो उसकी एक पीडीएफ की डायरेक्टली जनरेट हो जाती है जिसमें क्यूआर कोड भी आ जाता है। तो फिर मुझे उनको फिजिकल इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरी एक तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का, मेरे क्लाइंट्स की प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्सपेंस काफी हद तक सेव हो जाता है कि उनको वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट इश्यू नहीं करनी पड़ती। फिर है कि जब वो कंसल्टेंट को डेटा देते हैं जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए, तो ये 95% जब B2B सप्लाई ही होती है तो वो सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होके ही आ जाता है। अपने को सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट पे वेरीफाई ही करना है उसको, और रिमेनिंग जो टेबल होते हैं जीएसटीआर 1 के जैसे एचएसएन समरी और वो सब उतना डाल के डायरेक्टली फाइलिंग ही करना है। तो एज ए क्लाइंट भी बेनिफिशियल है, एज ए कंसल्टेंट भी आपको बेनिफिशियल है कि प्रोवाइडेड कि आपके क्लाइंट ने प्रॉपरली जीएसटीआर 1 प्रॉपरली ई इनवॉइस का डेटा अपलोड किया हुआ है। फिर है कि अगर आपके बिजनेस में ई वे बिल भी एप्लीकेबल, तो जब भी आप ई इनवॉइस बनाते हो तो वहां पे आपको ऑप्शन देता है कि डू यू वांट टू जनरेट ई वे बिल एज वेल। तो अगर आप वहां पे यस करते हो तो आपको वो सारा डेटा दूसरी बार ई वे बिल पोर्टल पे डालने की जरूरत नहीं है। वो सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाता है वहां पे। आपको सिर्फ और सिर्फ व्हीकल नंबर डालना है और योर ई वे बिल इज डन। तो काफी टाइम सेविंग हो जाता है।
फिर आप जब फिजिकल मूवमेंट कराते हो गुड्स की, तो आपको आपके ट्रांसपोर्टर को भी एक कॉपी देनी पड़ती है इनवॉइस की। तो अगर आपका ई इनवॉइस है तो आपको ट्रांसपोर्टर को भी वो कॉपीज नहीं देनी पड़ती, आप उसको ये डिजिटल कॉपी भी देते हो, दैट इटसेल्फ इज अ वैलिड कॉपी। तो अगेन आपका टाइम एंड एफर्ट भी सेव हो जाता है। आई थिंक किसी का अनम्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। We are moving towards last part of our session, and thereafter we will take question and answer. So please be with me. अभी कुछ 2-3 जनरल क्वेश्चंस है लोगों के आते हैं, इवन काफी सीए के भी ये क्वेश्चन आता है कि सर इसमें क्या करना है, कि सर ये जो क्यूआर कोड हमको इनवॉइस के ऊपर प्रिंट कराना है या फिट कराना है, तो उसकी स्टैंडर्ड साइज क्या होनी चाहिए, 2x2 होना चाहिए, 3x3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो जीएसटीएन ने इसके ऊपर काफी स्पेसिफिकली बोला है कि वी डोंट वांट कि इतनी स्पेसिफिक साइज होनी ही चाहिए। तो ओनली थिंग इज कि आपका जो क्यूआर कोड आपके इनवॉइस के ऊपर एम्बेड हुआ है, अगर कोई भी उसको स्कैन करना चाहिए तो वो प्रॉपरली स्कैनेबल या रीडेबल होना चाहिए, दैट्स इट। आप कितना भी छोटा बनाओ या कितना भी बड़ा बनाओ, उसकी जो क्लैरिटी होती है, क्यूआर कोड, जो आईटी बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि उसमें क्या क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर आपकी उतनी क्लैरिटी है क्यूआर कोड की, तो वो कोई भी साइज का अगर वो स्कैन हो पाता है तो बस दैट्स इट। फिर लोग ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर इसका जो 64 डिजिट का जो आईआरएन नंबर जनरेट होता है या 15 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर, फिर उसकी डेट जनरेट होती है, सर हमको वो प्रिंट करनी है कि नहीं करनी है इनवॉइस पे? So it is specifically mentioned by the GST and as well as e-invoice advisory कि ये सारी चीजें आपको प्रिंट करना ई-इनवॉइस पे कंपलसरी नहीं है, बिकॉज आपका जो क्यूआर कोड है इटसेल्फ, उसके अंदर सारी जो भी डिटेल जीएसटीएन को चाहिए कि आपका बी2बी का जीएसटी नंबर, टैक्स इनवॉइस नंबर या टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी अमाउंट एक्सेट्रा, वो सारा क्यूआर कोड में ही कैप्चर हो जाने वाला है, और उनका पर्पस वहां पे सर्व हो रहा है। तो दे डोंट वांट कि ये सारी एडिशनल चीजें उनको चाहिए। फिर बहुत सारे लोग गूगल प्ले स्टोर में या आईओएस स्टोर में जाते हैं तो उनको ये ई इनवॉइस की वेरिफिकेशन की जो ऑफिशियल ऐप है वो नहीं मिलती है। तो मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है कि ये लिंक ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही दिया हुआ है कि कहाँ से आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, जिसके बेसिस पे यू कैन वेरीफाई। तो ये लिंक मैंने यहाँ पे भी दी है, मैं चैट बॉक्स में भी फिर आगे पेस्ट कर दूंगा, तो यू कैन डाउनलोड दैट एंड्रॉयड एज वेल एज आईओएस एप्लीकेशन, जहाँ से आप ये वेरीफाई कर सकते हो। फिर है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये नया है कि कैसे ई इनवॉइस जनरेट करना है, कहाँ से ये होगा। तो जो लोग टैली वगैरह यूज करते हैं, तो टैली में तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप आपका जो आईडी पासवर्ड वहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे ई इनवॉइस पोर्टल का, आपको एक सेपरेट आईडी पासवर्ड जनरेट करना है। ऐसा नहीं है कि जो जीएसटीएन का आईडी पासवर्ड है वही वाला वहाँ पे चलेगा। आप चाहो तो वो सेम आईडी पासवर्ड रख सकते हो वहाँ पे, बट वहाँ पे आपको सेपरेट एक आईडी पासवर्ड तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको वो आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद एक तो ई इनवॉइस पोर्टल वाले एक ऑफलाइन यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपके पास कोई टैली या वैसा दूसरा कोई जो एएसपी जीएसपी हो, उसके साथ आप इंटीग्रेशन करा के आपके सॉफ्टवेयर को आप कर सकते हो। अगर आपका सॉफ्टवेयर कहीं से इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो आप एड ऑन टूल भी परचेस कर सकते हो, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसके बेसिस पे भी आप या कुछ स्पेशलाइज्ड पैकेज भी आप परचेस करके उसके बेसिस पे आप ई इनवॉइस बना सकते हो। अभी आई एम कवरिंग द लास्ट पार्ट। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये ई इनवॉइस वाला क्यूआर कोड और एक B2C वाला क्यूआर कोड, वो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ई इनवॉइस B2B और वैसे ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, और ये क्यूआर कोड वाला B2C जो है वो B2C वाले ट्रांजेक्शन को एप्लीकेबल है। तो दोनों का पर्पज इटसेल्फ इज अलग। जो फर्स्ट वाला है, जो 5 करोड़ या 10 करोड़ जो भी एज ऑन डेट लिमिट है, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। और ये B2C वाला तो स्पेसिफिकली जिनका टर्नओवर 500 करोड़ है उनको ही एप्लीकेबल है, छोटे छोटे एमएसएमई कंपनीज को एप्लीकेबल ही नहीं। फिर है कि ई इनवॉइस हमको अपलोड करना होता है ई इनवॉइस पोर्टल पे, जबकि ये B2C वाला क्यूआर कोड हमको कहीं पर भी अपलोड नहीं करना है, हमको खुद से ही वो जनरेट करना है और हमको वो इनवॉइस के ऊपर प्रिंट कराना है या एम्बेड कराना है। फिर है कि जब हम B2B वाला वो इनवॉइस बनाएंगे तो उसका एक वो 64 डिजिट का यूनिक नंबर जनरेट होता है, आईआरएन हम जिसको बोलते हैं।
बट B2C के केसेस में वैसा कोई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कुछ IRN नंबर आप जनरेट करो। द ओनली थिंग इज कि आपको वो QR कोड जनरेट करना है जिसके बेसिस पे आपका जो भी बायर है वो उसका पेमेंट कर पाए। अगर आप कोई भी सुपर मार्केट में या मॉल्स में जाओगे ना, तो यू कैन सी, आप रिलायंस मार्केट में जाओगे या डी मार्ट या वैसे कोई भी मॉल में आप जाओगे ना, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट जो आपका वो क्रेडिट डेबिट कार्ड का POS मशीन रहता है, वहां पे दे प्रोवाइड यू द फैसिलिटी कि अगर आपको मान लो आपका 2,000 रुपये का बिल हुआ, तो आप इंस्टेड ऑफ पेइंग थ्रू ये क्रेडिट डेबिट कार्ड, अगर आपको UPI से पेमेंट करना है तो आपका 2,000 रुपये का जो बिल होता है, तो वो लोग आपको POS मशीन में ही वो QR कोड देते हैं। आप उसको स्कैन करोगे तो आपको अमाउंट मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वहां पे 2,000 रुपये का अमाउंट, जो भी आपका बिल अमाउंट होगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड ऑन अ सिंगल क्लिक आपका वो पेमेंट हो जाएगा। तो दैट इटसेल्फ इज अ सफिशिएंट कंप्लायंस फॉर दिस B2C QR कोड। और चूंकि ये बड़े बड़े 500 करोड़ वाले लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है, तो MSME वाले इसमें फॉल नहीं होते। So with this, I think that's it for the day. So I am opening my chat box as well as a window for question and answer. अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या खुद को अनम्यूट करके डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओवर टू यू। एक मिनट सर, एक मिनट। थैंक यू मीर सर, आज आपने अपना टाइम निकाल के हमारे यहाँ आए और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और सब हमको सेशन शेयर किया, इसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोलता हूँ। ये हम समझ पाते हैं कि एज अ स्टूडेंट सैटरडे को टाइम निकालना बहुत छोटा बात होता है, पर आप अपना टाइम निकाल के हमारे साथ ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू। मैं सभी स्टूडेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगा जो आज के वेबिनार में ज्वाइन हुए, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करने के बदले आज कुछ नया सीखने आए, उसके लिए। तो इसके अलावा एक और चीज़ कि अब हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड की तरफ मूव हो रहे हैं, तो किसको भी अपना क्वेश्चन है वो सर से डायरेक्ट अनम्यूट होके एक एक करके पूछ सकते हैं। एक एक करके करना, सब एक साथ मत पूछना सर, वरना आपको नहीं सुन पाएंगे, आपको सर जवाब नहीं दे पाएंगे। एक एक करके पूछना, जो रह जाता है वो चैट बॉक्स में, अगर या तो कोई अनम्यूट करके ना बोलना चाहे वो चैट बॉक्स में डाल सकता है। इसके अलावा एक लास्ट बात, आज का सेशन आपको कैसा लगा उसके लिए आप हमें फीडबैक दे सकते हो, उसके लिए लिंक्स आपको चैट बॉक्स में दी जाएगी, सेम आपको ग्रुप लिंक्स में भी दी जाएगी, और आपका फीडबैक जरूर देना ताकि हम आगे भी ऐसे सेशंस कर पाए और आपके लिए नई नई चीजें सीखने के लिए ला पाए। थैंक यू। तो आप सवाल पूछ सकते हो एक एक करके। सर एक ने लिखा है चैट बॉक्स में कि सर बिल नंबर 5 2 बार ईवे बिल कैंसिल किया है, तो थर्ड टाइम ईवे बिल बना सकते हैं या कुछ इश्यू आता है? हमीरा ने पूछा है। दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली फॉर ईवे बिल एंड नॉट फॉर ई इनवॉइस। तो मैं बाकी सारे लोगों के लिए क्लैरिफाई करता हूँ, ये मेरा आंसर ईवे बिल के लिए है, ई इनवॉइस के लिए नहीं। तो ईवे बिल का पर्पस है टू कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। आपको प्लेस 1 से प्लेस B पे लेके जाना है गुड्स, तो उसके लिए आपको ईवे बिल लगता है। मान लो आपने क्वेश्चन में ये है कि अगर 2 बार मैंने सेम इनवॉइस नंबर का ईवे बिल बनाया है और मैंने उसको कैंसिल किया है, तो क्या तीसरी बार बना सकता हूँ कि नहीं? तो डेफिनेटली यू कैन जनरेट द ईवे बिल फॉर थर्ड, फोर्थ, एन नंबर ऑफ टाइम, दैट इज नॉट एन इश्यू। बट आपको एवरी टाइम ये प्रूव करना पड़ेगा, जब भी कोई ऑडिट या असेसमेंट या कोई भी इंक्वायरी आती है, तो यू हैव टू प्रूव कि मैंने आगे के टाइम बनाया था, तो वो क्यों बनाया था और फिर क्यों कैंसिल किया था, उसमें क्या गलती रह गई थी। तो उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ईवे बिल में वो नंबर भी फ्रीज नहीं होता है कि आप दूसरी बार उसको नहीं बना सकते। ई इनवॉइस पोर्टल में वो फ्रीज हो जाएगा, ईवे बिल में वो नंबर फ्रीज नहीं होगा। बिफोर टेकिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक अनाउंसमेंट ये देना चाहूंगा। इन आवर फॉर्म एपिक प्रो कंसल्टिंग वी हैव वन वैकेंसी फॉर a semi-qualified person for the post of audit and tax assistant. So interested candidate from Surat can share your resume. My email ID is in next slide. You can share your resume on this email ID. Yes, please, next question. किसी ने सर चैट बॉक्स में लिखा है, रामाकृष्णन ने, how can we do integration of SAP version 6 of GST e-invoicing portal? Any suggestion or ideas? So for SAP, you have to contact your SAP business partner only, or even you can connect with the official website of SAP as well. They provide this linking mechanism and entire guidelines for linking your
integrating your GST invoice along with SAP. हेलो हेलो सर। Yes, हाँ बोलो। please ask. मेरा एक सवाल था, जैसे कि मैं ई इनवॉइस, मेरा एक्सपोर्ट का इनवॉइस है, तो ईवे बिल पोर्टल से डायरेक्ट जनरेट करता हूँ तो हो जाता है, बट जब मैं टैली से करता हूँ तो वो नहीं होता। उसमें कुछ दिखाता है स्टेट इज नॉट वेरीफाइड, कुछ ऐसा करके आता है। मैंने कई बार क्या चेक आता किया, है? वो स्पेसिफिक फील्ड वो होता है ना कि जब हम Okay, I got your point. यस So for rest of the participants, इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ये टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो B2B और वो सब ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइस जनरेट हो जाता है, बट एक्सपोर्ट के लिए नहीं होता है। तो इसका मेन रीजन ये है कि आप आपके जो टैली सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन है आपका एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोग क्या सिलेक्ट करते हैं कि ये नॉन जीएसटी या एग्जेम्प्ट सप्लाई वैसा सिलेक्ट कर देते हैं, उसकी वजह से वो ई इनवॉइस में नहीं पकड़ता है। जबकि आपको ये करना है कि आपके जो भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन का जो मॉड्यूल है आपके सेल्स वाउचर के अंदर, वहां पे आपको उसको टैक्सेबल सिलेक्ट करना है। टैक्सेबल एंड इंटरस्टेट सप्लाई एक्सपोर्ट ऐसा एक ऑप्शन आता है वहां पे मास्टर्स में। अगर आप आपके एक्सपोर्ट के केसेस में वो वाला सिलेक्ट कर लोगे तो टैली विल अलाउ यू टू जनरेट ई इनवॉइस डायरेक्टली। ई इनवॉइस हो जाता है, ईवे बिल में प्रॉब्लम होती है वो, जैसे ईवे बिल अमेजन। में भी आपको मैंने जैसे बताया वैसे ही करना है। अगर आप वो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन वैसा सिलेक्ट कर लोगे तो आपका हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन है कि 5 करोड़ के टर्नओवर वाले कितने दिन में कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका यूनानिमस आंसर यही है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ हो या 500 करोड़ हो, आपको कैंसिल करने के लिए 24 घंटे ही मिलने वाले हैं, ना उससे 1 मिनट कम ना उससे 1 मिनट ज्यादा। एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में कि CDNR में ई इनवॉइस मंथ एंड तक कब तक बना सकते हैं। CDNR में ई इनवॉइस, ओके। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इनका क्वेश्चन ऐसा है कि क्रेडिट नोट अगर हमने बनाई है और उसका हमको ई इनवॉइस बनाना है, ई क्रेडिट नोट बेसिकली बनानी है, तो हम वो कब तक बना सकते हैं। उसके लिए भी सेम ही आंसर है जैसे मैंने आगे की स्लाइड में बताया कि एज पर लॉ तो आपको इमीडिएटली ही बना देना है, बट GSTN आपको अलाउ करता है कि आप बैक डेटेड भी बना सकते हो, मतलब आप 1 महीने के बाद भी बना सकते हो, 2 महीने के बाद भी बना सकते हो। एंड वो 60 दिन वाला जो क्राइटेरिया है कि 100 करोड़ का जिनका टर्नओवर होगा हम उनको 7 दिन तक ही बनाने देंगे, वैसा फ्यूचर में आने वाला है। तो वो सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एज वेल एज डेबिट नोट। तो एज ऑफ नाउ ये आंसर रहेगा कि आप कभी भी बना सकते हो एज पर GSTN, एज पर ई इनवॉइस पोर्टल। बट एज पर लॉ में बात करूँ तो आपको इमीडिएटली ही ये, जब भी आप बुक्स में क्रेडिट नोट रिकॉर्ड करते हो तो आपको इमीडिएटली ये बना देनी चाहिए। इट इज द एडवाइजेबल थिंग। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन वी कैन टेक फास्ट। और किसी के पास कोई सवाल है? Okay, so I am writing my mail ID as well in the chat box. So in case of any query or if you wish to work with us, you may share your resume on my mail ID. सर एक क्वेश्चन आया है एक चैट बॉक्स में कि फुल ईयर सेल्स के लिए डिस्काउंट देते हैं हमारे कस्टमर्स को, उसके लिए GST डालना है या नहीं डेबिट नोट में? ओके, फुल ईयर सेल्स के लिए ओके। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, फुल ईयर सेल्स के लिए डिस्काउंट डालते हैं। तो GST में बीच में एक सर्कुलर भी आया था एंड बेसिक लॉजिक इज दैट कि अगर आप जो डिस्काउंट दे रहे हो या उसकी कोई क्रेडिट नोट दे रहे हो तो विच इज स्पेसिफिकली लिंक्ड टू योर सेल्स,
कि अगर आपने कोई वेंडर को सेल किया और आपने उसको प्री डिटरमाइंड पहले से बोला था कि आप थ्रू आउट द ईयर मेरे से इतने रुपए का परचेज करोगे तो मैं ईयर एंड में आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। मान लो आपने किसी वेंडर को ऐसा बोला कि आप 1 करोड़ रुपए का सेल मेरे से परचेज करोगे तो मैं आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। तो ये डिस्काउंट मेरा लिंक हो गया स्पेसिफिकली इवेंट से। अगर उसका 1 करोड़ का टारगेट अचीव होता है तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। तो वो सारे केसेस में आपको जो क्रेडिट नोट देनी है डिस्काउंट की वो जीएसटी वाली देनी चाहिए कि आपने 1 करोड़ के सेल के ऊपर 18% जीएसटी लगाया था 18 लाख रुपए का, तो 5 लाख का जो आप डिस्काउंट का क्रेडिट नोट दे रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी वाला अमाउंट पास ऑन करना चाहिए उसको। उसको उसमें क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी और आपको आपकी जीएसटी लायबिलिटी उतनी कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा कोई केस है कि आपने किसी वेंडर को 1 करोड़ रुपए का सेल किया और उसने थ्रू आउट आपको पेमेंट भी किया, मान लो उसने 99,65,000 ऐसा कुछ पेमेंट किया और 35,000 रुपए का पेमेंट उसने कुछ नहीं किया, तो आपने उसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोल के कुछ डिस्काउंट में डाल के वो खत्म कर दिया। तो वैसा कुछ कोई इवेंट से लिंक ना हो, आपने ऐसे ही लमसम किसी को डिस्काउंट दे दिया हो, तो वैसे ट्रांजेक्शन में आपको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देनी है और उसके ऊपर आपको जीएसटी का अमाउंट पास ऑन नहीं करना है और कंसिक्वेंटली उसका भी ई इनवॉइस आपको ई क्रेडिट नोट नहीं बनाना है। और वो जो मैंने पहले वाला केस बताया कि जो स्पेसिफिकली लिंक है तो आपको ई क्रेडिट नोट बनाना है। सर हेलो हेलो यस हाँ बोलो। सर, मैं बोल रहा था जैसे मेरे एक पार्टी है 70 करोड़ का टर्नओवर है, उसका मैं ये इन्वॉइस डेली शाम को जाके इशू करता हूँ। अगर मैं ये कब तक ना करूँ तो चल सकता है? प्लीज रिपीट, मुझे नहीं समझ में। मतलब मैं एक पार्टी है मेरे थोड़ा जोर से उसका बोलिए ना टर्न थोड़ा। सर, कोई पार्टी है उसका 70 करोड़ का टर्नओवर है। ओके हाँ, तो उसका ये इन्वॉइस मुझे डेली शाम को जाके इशू करना पड़ता है जब उसकी हाँ शॉप मंगल होती है उस टाइम पर। तो ओके। इसको मैं कितने दिन तक ना करूँ तो चल सकता है? जैसे मैंने इसमें भी बताया कि एज पर द लॉ आपको इमीडिएटली बनाना है। एज पर द जीएसटीएन की एडवाइजरी वो लोग बोलते हैं कि आपको फ्रॉम फ्यूचर डेट 7 दिन का हम टाइम देंगे, वो भी 100 करोड़ वालों की। अगर आपके क्लाइंट का बरोबर। टर्नओवर 70 करोड़ का ही है एज ऑन डेट, मतलब इन एनी हाँ। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इफ वी गो बाय द जीएसटीएन एडवाइजरी, अगर आप नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद भी बनाते हो तो जीएसटीएन के एडवाइजरी के बेसिस पे कोई डिफॉल्ट नहीं है। बट मैं लॉ के हिसाब से ही जाऊं तो मेरे हिसाब से ये डिफॉल्ट है, आपको इमिडिएटली ये बनाना चाहिए। अगर मैं 2-3 दिन में इशू करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि जीएसटीएन के एडवाइजरी के बेसिस पे ये डिफॉल्ट नहीं है, बट एज पर लॉ अगर आप प्लेन रीडिंग ऑफ द लॉ करो तो ये डिफॉल्ट हो सकता है। ऐसा। दैट इज द और ये आंसर। डेट नोट कैट नोट का फिर उसका भी ऐसे ही है सेम? हेलो हेलो यस सर, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का भी सेम ही है यस यस, रूल? सेम सेम बिल्कुल। और सर, मैं बोल रहा था बीच में जो 10 करोड़ के ऊपर टर्न वो ई इनवॉइस लागू पड़ा था। हाँ हाँ, तो अभी फिलहाल वो पार्टी की 30 करोड़ की टर्न ओवर है, लेकिन मैंने ये उस टाइम पे ई इनवॉइस चालू करवा दिया था, अभी फिलहाल बंद करवा दिया, तो उसका कोई नहीं, सॉल्यूशन या कोई प्रॉब्लम बंद होगी तो नहीं क्या? करवाना है। वंस एप्लीकेबल इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। सो जीएसटीएन इज इनवॉइस पोर्टल इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू जनरेट बैक डेटेड इनवॉइसेस एज वेल। तो आपको आज की तारीख में वो जितने भी पेंडिंग इनवॉइसेस है वो सारे अपलोड कर देने चाहिए इनवॉइस पोर्टल। बराबर। अगर मेरा उसका 30 करोड़ का टर्न ओवर है तो भी मुझे करना पड़ेगा? हाँ, बिकॉज 10 करोड़ के टाइम पे ही उसका एप्लीकेबल हो गया था तो आपको करवा ही देना चाहिए। नहीं, वो तो खाली न्यूज आई थी, बट एप्लीकेबल नहीं हुआ था ना सर बाद में। नहीं, 10 करोड़ वाला एप्लीकेबल हो गया है, नोटिफिकेशन इज ऑल्सो देयर। वो तो लास्ट ईयर 1 अक्टूबर को ही एप्लीकेबल हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेरी फर्स्ट स्लाइड में ही आई हैड कवर्ड, या इट वाज कवर्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर 22। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए इसको तो। हेलो बराबर सर, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो हेलो यस, वन लास्ट सर, क्वेश्चन। मेरा मेरा क्वेश्चन है। सीरीज वाइज अपलोड करना हेलो जरूरी है? यस ये इनवॉइस सीरीज वाइज अपलोड करना जरूरी है? जैसा सॉरी, कि
जैसे कि 5 नंबर का बिल बनाया और 6 नंबर में कुछ इश्यूज है 6 नंबर के बिल में, तो हमने 6 नंबर का बिल छोड़ दिया, 7 नंबर का बिल अपलोड करे, तो फिर वो 6 नंबर का हम ऐसा सीरीज वाइज अपलोड करना जरूरी है? नहीं, अगर आपने वो 6 नंबर का इनवॉइस कैंसिल ही कर दिया आपकी बुक्स में, तो फिर आपको उसका ई इनवॉइस नहीं बनाना है। अच्छा, नहीं उसमें अगर इश्यूज आए तो 2-3 दिन बाद उसको अपलोड कर सकते हैं ऐसा? हाँ, दैट इज ऑल्सो फाइन। हेलो हाँ, हेलो। तो मेरा क्वेश्चन है कि सपोज हम लोग बल्क लिफ्टिंग का कोई सीएन इशू करते हैं तो उसके ऊपर बल्क का जीएसटी क्या एप्लीकेबल करते हैं? होगा? जैसे अब मैंने डीलर को कोई टारगेट दिया कि अगर आप हाँ, 500 सीट परचेज करते हैं तो हम लोग एडिशनल आपको हर सीट के ऊपर 10 रुपीज क्रेडिट मतलब डिस्काउंट दें। तो उसके ओके, ऊपर मेरे को क्रेडिट नोट के ऊपर मतलब जीएसटी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होना चाहिए। एज आई सेड कि अगर बल्क आपका वो प्री बल्क डिटरमाइंड लिफ्टिंग है, बल्क अगर आपका लिफ्टिंग वो है पहले से मतलब। डिसाइडेड था, पार्टी के साथ एग्रीमेंट था कि हाँ। अगर आप इतना अचीव करोगे टारगेट तो मैं आपको ये एडिशनल कुछ चीजें दूंगा, तो डेफिनेटली आपका ओके। जीएसटी उसके ऊपर आना चाहिए वो क्रेडिट नोट पे। बल्क लिफ्टिंग में ऐसा नहीं है ना, तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका वो प्री डिटरमाइंड है तो डेफिनेटली वो एप्लीकेबल होना चाहिए। अच्छा, ये कंपल क्योंकि हम लोग ऐसा प्रैक्टिस में करते हैं कि अगर विदाउट जीएसटी हम लोग इश्यू करते हैं तो वो वैलिड है? No, it is not valid. I have नॉट। seen many big companies which were doing this practice कि without GST वो करते थे for 18, 19, 19, 20, and they are now facing the assessment. And from 23-24 onwards, they have now changed the practice and started with GST credit, not debit, because they have also faced the heat of the department. राइट। ओके, थैंक यू। So for further discussion, you may reach out to my mail ID if you want any या detailed opinion on this subject. ओके। Okay, thank you everyone. Bye bye. Have a good weekend. थैंक यू मेयर सर। जाते जाते सब अपना फीडबैक जरूर शेयर करके जाना, लिंक चैट बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मेयर सर। थैंक यू एवरीवन।